नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। यह वीडियो अब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सीरीज के अकॉर्डिंग शुरू किया गया है, अर्थात यह सीआरपीसी के वीडियो के सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में आपको दंड प्रक्रिया संहिता का सीआरपीसी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा डिफिनेशन क्लॉज और सेक्शन 1 से 5 तक के सभी संभावित प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा तथा उसे विस्तार तौर पर बताया जाएगा। इसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सके वीडियो थोड़ा लार्ज हो सकता है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बतला दूं। सीआरपीसी आपको समवर्ती सूची के प्रविष्ट संख्या 2 का विषय है तथा सीआरपीसी में टोटल 484 सेक्शन है तथा 35 चैप्टर है तथा 2 सूचियां हैं। ओके, सीआरपीसी की मुख्य विशेषता है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक किया जाना। यह बात सीआरपीसी में लिखी गई है तथा साथ ही साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में भी दिया गया है कि सीआरपीसी की मुख्य विशेषता होगा न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक करना। ओके, तथा सीआरपीसी का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि विधि की समेकन और संशोधन करने की शक्ति। सामान्य तौर पर सीआरपीसी पे दोनों संशोधन कर सकता है। दोनों कहने का तात्पर्य है स्टेट तथा केंद्र, राज्य सरकार तथा भारत सरकार दोनों सीआरपीसी में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मुख्य प्रावधान पे केवल भारत सरकार अर्थात संसद संशोधन कर सकता है, जबकि अधीनस्थ प्रावधान के में राज्य सरकार संशोधन कर सकता है। ओके, तो चलिए अब शुरू कर देते हैं। बाद बाकी व्याख्या के अंतर्गत जितने भी सेक्शन में जो आएगा उसको मैं डिटेल में बतला दूंगा। ओके, तो चलिए देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? सीआरपीसी 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कब प्राप्त हो गया? अर्थात सीआरपीसी पर 1973 जो सीआरपीसी है इसे राष्ट्रपति द्वारा कब अनुमति प्राप्त किया गया था, प्रदान किया गया था? ओके, 25 दिसंबर 1973 को, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1974 को, ऑप्शन सी 25 फरवरी 1974 को, तो ऑप्शन डी 25 मई 1974 को। तो मैं आपको बता दूं तो आपको याद भी होगा सीआरपीसी को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत किया गया था, तो 25 जनवरी 1974 को। 25 जनवरी 1974 को सीआरपीसी को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीआरपीसी आखिर लागू कब से होगा? 25 जनवरी 1974 को तो राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान किया गया था सीआरपीसी को, जबकि यह लागू कब किया गया था? ओके, तो ऑप्शन है 1 जनवरी 1973 से लागू है, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1973 से लागू है, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1974 से लागू है, तथा ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1974 से यह लागू है। तो मैं आपको बता दूं तो आपको याद भी होगा सीआरपीसी कब से लागू है। ओके, तो सीआरपीसी कब से लागू है? तो सीआरपीसी आपको लागू है 1 अप्रैल 1974 से सीआरपीसी लागू है। ओके, 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान किया गया था, जबकि यह 1 अप्रैल 1974 से यह लागू है। ओके, 1 अप्रैल 1974 से यह लागू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह आपको बताया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 1 के सब क्लॉज 3 में बतलाया गया है कि 1 अप्रैल 1974 से सीआरपीसी प्रवृत्त होगा, अर्थात इन्फोर्स में होगा, लागू होगा। ओके, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 कब लागू किया गया था? अर्थात 2013 में जो संशोधन किया गया था सीआरपीसी, या कब लागू किया गया है ये पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए 6 अप्रैल 2013 को, ऑप्शन बी 3 फरवरी 2013 को, ऑप्शन डी 7 जनवरी 2013 को, तथा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो मैं आपको बता दूं जो 2013 में संशोधन किया गया था सीआरपीसी में, अर्थात जिसे आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 बोला जाता है, यह लागू हुआ था आपको 3 फरवरी 2013 से यह लागू किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
दंड प्रक्रिया संहिता में जमानती और गैर जमानती अपराधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया गया है? सीआरपीसी में अंतर्गत जमानती और तथा गैर जमानती अपराधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया गया है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए दंड प्रक्रिया संहिता के प्रथम अनुसूची में तथा ऑप्शन बी दंड प्रक्रिया संहिता की दूसरी अनुसूची में तथा ऑप्शन सी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में तो ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 में। ओके, तो मैं आपको बता दूं दंड प्रक्रिया संहिता में जमानती तथा गैर जमानती अपराधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया गया है, तो यह प्रथम अनुसूची के अंतर्गत वर्गीकरण किया गया है। प्रथम अनुसूची में भारतीय दंड संहिता की धाराओं में परिभाषित अपराधों का वर्गीकरण संज्ञेय या असंज्ञेय, जमानती या अजमानती के रूप में किया गया। इस अनुसूची में अपराध किसी न्यायालय द्वारा विचारणीय है यह भी बतला गया। आपको सीआरपीसी के लास्ट पेज से यह आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थात चौथा क्वेश्चन का दंड प्रक्रिया संहिता में जमानती तथा गैर जमानती अपराधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया गया है, तो यह आपको प्रथम अनुसूची के अंतर्गत किया गया। इसके साथ साथ यदि यह भी पूछा जाए आपसे संज्ञेय, असंज्ञेय, जमानती या फिर अजमानती अपराधों का वर्गीकरण कहाँ किया गया है, तो यह भी आपको किया गया है प्रथम अनुसूची के अंतर्गत यह किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? मैं आपको बतला था, आपको याद भी होगा। दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत विषय है, तो मैं आपको बता दूं भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में 3 सूची होती है। संघ सूची जिसे केंद्र सूची भी कहा जाता है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। तो सीआरपीसी भारतीय संविधान के किस सूची का विषय है? ओके, तो सीआरपीसी में आपको बताया था सीआरपीसी समवर्ती सूची के प्रविष्ट संख्या 2 का विषय है। समझे, सीआरपीसी भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के प्रविष्ट संख्या 2 के विषय है। ओके, समवर्ती सूची केंद्र सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची पर केवल और केवल राज्य सरकार कानून बनाता है, जबकि समवर्ती सूची पर केंद्र तथा राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इसलिए यहाँ इसमें सीआरपीसी मुख्य प्रावधानों में केवल और केवल संसद कानून बनेगा, जबकि अधीनस्थ प्रावधानों में राज्य सरकार भी कानून बना सकता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? सीआरपीसी में टोटल कितनी धाराएं हैं, टोटल सेक्शन क्या है सीआरपीसी में? ओके, ऑप्शन नंबर ए 568 धाराएं हैं, ऑप्शन बी 450 धारा है, ऑप्शन सी 448 484 सेक्शन है, तो ऑप्शन डी 525 सेक्शन है। तो मैं आपको बताया था दंड प्रक्रिया संहिता में टोटल 484 सेक्शन है तथा 37 चैप्टर है तथा 2 सूचियां हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दंड प्रक्रिया संहिता की मुख्य विशेषताएं क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता के मुख्य विशेषता आखिर क्या है? ओके, तो मैं आपको बताया था ऑप्शन नंबर ए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को न्यायिक शक्ति प्रदान करना, या फिर ऑप्शन बी विधायिका को कार्यपालिका से पृथक करना, या फिर ऑप्शन सी न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, या फिर ऑप्शन डी कार्यपालिका से राजस्व कार्य को पृथक करना। ओके, तो मैं आपको बतला दूं दंड प्रक्रिया संहिता के मुख्य विशेषताएं क्या है। तो मुख्य विशेषता यह है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये मैंने प्रारंभ में भी बताया था। ओके, न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक करना यह विशेषताएं हैं। यह बातें आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में भी बताया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आखिर है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जमानती अपराध कौन से हैं ये पूछा जा रहा है। ओके, जमानती अपराध कौन से? ओके, ऑप्शन नंबर ए दंड प्रक्रिया संहिता के प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है, वह जमानती अपराध है, या फिर ऑप्शन बी सभी सम्मान विचारण के प्रकरण है, वह जमानती अपराध है, या फिर ऑप्शन सी सभी असंज्ञेय अपराध का प्रकरण है, वह जमानती अपराध है, या फिर ऑप्शन डी सभी प्रकरण जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है। ऐसा सभी प्रकरण जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, तो जमानती अपराध कौन से है?
तो मैं आपको बता दूं, जमानती अपराध कौन से हैं? जो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है वह जमानती अपराध। ओके, वैसे जमानती अपराध की परिभाषा आपको बतलाया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 2 के सब क्लॉज ए में। जमानती अपराध की परिभाषा सीआरपीसी के सेक्शन 2 के सब क्लॉज ए में बताया गया। जमानती अपराध से तात्पर्य है ऐसा अपराध जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है और अजमानती अपराध से अन्य कोई अपराध अभिप्रेत, अर्थात जमानती अपराध वह है जो सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में बताया गया है या फिर किसी अन्य विधि द्वारा उसे जमानती अपराध बनाया गया, तथा अजमानती अपराध से तात्पर्य क्या है? ऐसा अपराध जो जमानती अपराध नहीं है तो अजमानती अपराध हो जाता है। तो इसमें केवल जमानती अपराध पूछा जा रहा है, तो सीआरपीसी के सेक्शन 2 के सब क्लॉज ए में जमानती अपराध को बतलाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जमानती अपराध से ऐसा अपराध तात्पर्य है जो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध बताया गया है या तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उसे जमानती बनाया गया। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? जमानती अपराध से तात्पर्य है। ओके, जमानती अपराध से क्या तात्पर्य है? अभी बताया गया था आपको, ऑप्शन नंबर ए, ऐसा अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया हो। ओके, या फिर ऑप्शन बी, ऐसा अपराध जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया हो। ऑप्शन सी ए और बी दोनों तथा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में बताया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उसे जमानती बनाया गया हो। सभी अपराध जमानती अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। इसे अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 का जमानती अपराध से तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से एक सम्मिलित नहीं है, अर्थात इसमें से देखना है कौन से डिफिनेशन क्लॉज के अकॉर्डिंग सही बैठता है। ओके, पुलिस रिपोर्ट, क्या पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 2R में बताया गया है? या फिर ऑप्शन बी, संघीय अपराध, संघीय अपराध या 2C में बताया गया है फिर नहीं बताया गया? या फिर ऑप्शन सी, जमानती अपराध, जमानती अपराध सीआरपीसी सेक्शन 2B में बताया गया है फिर नहीं बताया गया है? या फिर ऑप्शन डी, अन्वेषण अर्थात इन्वेस्टिगेशन, सीआरपीसी के सेक्शन 2H में बताया गया है या फिर नहीं बताया गया? ओके, तो मैं आपको बता दूं इसमें से क्या करना है, इसमें से जो गलत है उसी को सेलेक्ट करना, अर्थात जो युग्म सम्मिलित नहीं है उसे ही सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं कौन कौन सी है जो सही है। तो सीआरपीसी सेक्शन 2R में क्या बताया गया है? 2R में पुलिस रिपोर्ट बताया गया है। पुलिस रिपोर्ट से ऐसा रिपोर्ट तात्पर्य है जो सीआरपीसी सेक्शन 173 के सब क्लॉज 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई हो, जैसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। तो पुलिस रिपोर्ट सीआरपीसी सेक्शन 2R में है, सही है। तथा 2C में क्या बताया गया है? 2C में संघीय अपराध बताया गया। तो संघीय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है या फिर ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो ऐसा सभी अपराध संघीय अपराध आ जाता है। 2C भी सही है। तथा साथ ही साथ 2H देख लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन अर्थात अन्वेषण। अन्वेषण से क्या है? अन्वेषण से ऐसा तात्पर्य जो पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे भी व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा नियमित प्राधिकारी के प्राधिकृत किया गया जो साक्ष्य एकत्र कर सकता है। तो यह क्या हो गया? 2H में अन्वेषण अर्थात इन्वेस्टिगेशन हो गया। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? यह एक न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। ओके, यह इन्वेस्टिगेशन केवल पुलिस द्वारा किया जाता है। ओके, जबकि इंक्वायरी अर्थात जांच या मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है। जांच आपको सीआरपीसी के संहिता के अधीन किया जाता है तथा जांच न्यायिक कार्य होता है, जबकि अन्वेषण अर्थात इन्वेस्टिगेशन गैर न्यायिक कार्य होता है। ओके, यह पुलिस द्वारा किया जाता है। ओके, मैं आपको बता दूं इसमें कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? तो जमानती अपराध, जमानती अपराध को सीआरपीसी के सेक्शन 2 के सब क्लॉज ए में बताया गया।
ओके, जबकि इसमें क्या है, ऑप्शन सी में जमानती अपराध बता रहा है 2B में, तो 2B में जमानती अपराध न होकर के 2B में क्या है, 2B में आरोप बताया गया था, चार्ज को सीआरपीसी सेक्शन 2B में बदलाया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अजमानती अपराध से अभिप्रेत, अजमानती अपराध से आखिर क्या अभिप्रेत? ऑप्शन नंबर ए, केवल वे अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में अजमानती बताया गया है, या फिर ऑप्शन बी, वे सभी अन्य अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती अपराध नहीं बताया गया। ओके, तो था ऑप्शन सी, ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, या फिर ऑप्शन डी, ऐसा अपराध कि जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। ओके, तो मैं आपको बता दूं, अजमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो, अर्थात वे सभी अन्य अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती अपराध नहीं बताया गया। तो मैं आपको बता दूं, जमानती अपराध या फिर अजमानती अपराध अर्थात बिलेबल ऑफेंस तथा नॉन बिलेबल ऑफेंस की डिफिनेशन आपको सीआरपीसी सेक्शन 2A में बतलाया गया, जिसके अकॉर्डिंग इसमें जमानती अपराध बताया गया है। जमानती अपराध से ऐसा अपराध तात्पर्य है जो प्रथम अनुसूची में सीआरपीसी के जमानती के तौर पर बताया गया या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उसे जमानती बनाया गया, तथा अजमानती अपराध जो यह अपराध नहीं है, अर्थात अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। तो इसीलिए इसमें यह ऑप्शन फिट बैठता है कि वे सभी अन्य अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती नहीं बनाया गया, जो जमानती नहीं बनाया गया वो अजमानती अपराध है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आखिर जमानती व गैर जमानती अपराध की दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ दी गई है? जमानती व गैर जमानती अपराध की सूची सीआरपीसी में कहाँ दिया गया? तो मैं आपको बताया था, खाली देख लेते हैं। सेक्शन 106 अर्थात धारा 106 में, या फिर ऑप्शन बी धारा 110 में, या फिर ऑप्शन सी अनुसूची 1 में, तथा ऑप्शन डी अनुसूची 2 में। तो मैं आपको बता दूं, सीआरपीसी में जमानती और गैर जमानती अपराध की सूची कहाँ बताई गई है? तो यह बताया गया आपको सीआरपीसी अनुसूची 1 में बताया गया। ओके, जमानती और गैर जमानती अपराध की परिभाषा सीआरपीसी सेक्शन 2A में दिया गया, तथा इन अपराधों की सूची सीआरपीसी सेक्शन प्रथम सूची में दिया गया, जबकि सेकेंड सूची में अनुसूची में विभिन्न प्रकार के सम्मान, वारंट, कोर्ट की प्रतिभूति, बंद, आदेश, प्रारूप को आदि को दिया गया, जबकि वही देख लिया जाए धारा 106 में क्या बताया गया है, दोष सिद्ध पर कदाचार हेतु प्रतिभूति का, धारा 106 में, तथा धारा 110 में क्या बताया गया है, हैबिचुअल ऑफेंडर का, अभ्यासित अपराधियों से सदाचार हेतु प्रतिभूति का प्रावधान करता है। अर्थात सेक्शन 110 अर्थात धारा 110 में हैबिचुअल ऑफेंडर से बॉन्ड भरवाने का प्रावधान किया गया है, प्रतिभूति लेने का प्रावधान किया गया धारा 110। ओके, ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संघीय अपराध में पुलिस अधिकारी, संघीय अपराध में पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? क्वेश्चन ये है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। ऑप्शन बी, आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन सी, आरोपी को रिमांड आदेश के बिना पुलिस हिरासत में रख सकता है। ऑप्शन डी, आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझता है। तो मैं आपको बतला दूं, संघीय अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो संघीय अपराध की परिभाषा सीआरपीसी सेक्शन 2 के सब क्लॉज सी में बतलाया गया। 2 के ए में हो गया जमानती अपराध, जमानती तथा अजमानती अपराध। 2 के बी में आरोप हो गया, चार्ज हो गया। 2 के सी में संघीय अपराध अर्थात कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया गया। तो यह क्वेश्चन आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस से ही बताया जा रहा है। तो संघीय अपराध में पुलिस अधिकारी, संघीय अपराध में पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? तो संघीय अपराध में पुलिस अधिकारी आरोपी के वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ओके, संघीय अपराध में गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी को वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा चल जाएगा,
आप लोग प्रतीक्षा कीजिएगा लास्ट तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है यह। संघीय अपराध को परिभाषित किया गया, अर्थात कॉग्निजेबल ऑफेंस को कहाँ परिभाषित किया गया, हमें आपको बताया था, क्या यह 2A में बताया गया है, या फिर यह 2B में बताया गया है, या फिर यह 2C में बताया गया है। ओके, तो मैं आपको बता दूं संघीय अपराध कहाँ बताया गया। संघीय अपराध आपको CRPC सेक्शन 2 के सब क्लॉज C में बदलाया गया है। 2A में जमानतीय बताया गया है, जमानतीय अपराध तथा अजमानतीय अपराध, तथा 2B में आरोप तथा चार्ज बताया गया है, तथा 2C में संघीय अपराध को बतलाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संघीय अपराध के मामले में पुलिस को शक्ति होती है, संघीय अपराध के मामले में पुलिस को क्या शक्ति होती है। ओके, चलिए देख लेते हैं पुलिस को क्या शक्ति होती है। बिना वारंट गिरफ्तार करने के अलावा अन्वेषण की शक्ति होती है, या फिर ऑप्शन बी अन्वेषण एवं बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति, किंतु यह गिरफ्तारी मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही की जा सकेगी। ऑप्शन सी बिना वारंट गिरफ्तारी सहित अन्वेषण की शक्ति होती है, या फिर ऑप्शन डी अन्वेषण तथा अपराध के विचारण अथवा जांच करने के क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को सूचित करे बिना वारंट गिरफ्तारी की। तो मैं आपको बता दूं संघीय अपराध के मामले में पुलिस की शक्ति यह होती है कि वह बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है, इसके साथ साथ वह इन्वेस्टिगेशन अर्थात अन्वेषण कर सकता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं CRPC सेक्शन 2C में जो बताया गया है संघीय अपराध की परिभाषा, इसमें क्या बतलाई गई है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि संघीय अपराध से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकता है। ओके, तथा इसके साथ साथ क्या बताया गया है, इसके साथ यह भी बताया गया है कि वह गिरफ्तारी सहित वह इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। यह बातें इन्वेस्टिगेशन के बातें आपको CRPC के सेक्शन 2C में नहीं बताया गया, यह सेक्शन यह आपको बताया गया है CRPC के सेक्शन 156 के सब क्लॉज 1 में बताया गया है। इसके अंतर्गत पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी संघीय मामले का अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार संघीय अपराध के मामले में पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार सहित अपराध के अन्वेषण की शक्ति का प्रावधान आपको CRPC सेक्शन चैप्टर 8 में बताया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत संघीयवाद में पुलिस की शक्ति, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में अर्थात भारतीय दंड संहिता पर जो बता रहा है आईपीसी के अंतर्गत संघीयवाद में पुलिस की क्या शक्ति। ओके, ऑप्शन नंबर ए अन्वेषण का परंतु बगैर वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति को छोड़कर। ऑप्शन बी अन्वेषण का और बगैर वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति सहित। ऑप्शन सी अन्वेषण का अर्थात इन्वेस्टिगेशन का और बगैर वारंट की गिरफ्तारी का परंतु दंडाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर। ऑप्शन डी अन्वेषण और गिरफ्तारी का बिना वारंट के परंतु दंडाधिकारी जिन्हें उस अपराध में जांच या दंड देने का अधिकार है, जिन्हें सूचना देने के बाद ही। ओके, मैं आपको बता दूं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत संघीयवाद में पुलिस को क्या शक्ति होती है। तो पुलिस को शक्ति होती है अन्वेषण का और बगैर वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति। मैं आपको भी बताया था संघीयवाद में अर्थात संघीय मामला में या फिर संघीय अपराध में पुलिस क्या कर सकता है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, तथा CRPC सेक्शन 156 के सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग वह बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। चलिए बहुत ही कम इसमें क्वेश्चन आपको कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी कि अन्वेषण का बगैर वारंट की गिरफ्तारी की शक्ति सहित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व क्या है। परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व क्या है। तो परिवाद कहाँ बताया गया है, मैं आपको बता दूं परिवाद बताया गया है CRPC सेक्शन आपको 2 के सब क्लॉज डी में। इसके अंतर्गत परिवाद से तात्पर्य है कि मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई करने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में या उससे किए गए अभिकथन विपरीत है, जिससे कि किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञात हो या फिर अज्ञात अपराध हो, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। ओके, तो मैं आपको बता दूं परिवाद लिखित या मौखिक दोनों रूप में किया जा सकता है, तथा यह किसी ज्ञात व्यक्ति या फिर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी किया जा सकता है।
परंतु परिवाद के अंतर्गत यह जान लेना आवश्यक है कि परिवाद के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। ओके, तथा मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति परिवाद करता है उसे परिवादी समझा जाता है। परंतु यदि ऐसा मामला जो अन्वेषण के पश्चात किसी आशंकीय अपराध का किया जाना प्रकट करता है तो पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवादी समझी जाएगी तथा पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जाएगा। ओके, अर्थात परिवाद में केवल और केवल संज्ञेय अपराध में परिवाद किया जाएगा, फिर असंज्ञेय अपराध में यह मुख्य तौर पर स्पष्ट नहीं है। जबकि यदि यह भी स्पष्ट है, आगे मैं बतलाऊंगा अभी नहीं, जबकि यह भी स्पष्ट है कि यदि यदि एफआईआर किया जाता है पुलिस के द्वारा तो पुलिस के द्वारा एफआईआर केवल केवल संज्ञेय अपराध में ही किया जाता है, असंज्ञेय अपराध में नहीं किया जाता है। परंतु यदि किसी कारणवश पुलिस द्वारा असंज्ञेय अपराध में एफआईआर कर लिया गया है तो वह परिवाद समझा जाएगा तथा जो पुलिस अधिकारी ने परिवाद एफआईआर किया था असंज्ञेय मामले में तो वह पुलिस अधिकारी परिवादी समझा जाएगा। अर्थात इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि परिवाद में संज्ञेय या फिर असंज्ञेय दोनों प्रकार के मामले में परिवाद किए जा सकते हैं। परिवाद लिखित भी हो सकते हैं या मौखिक भी हो सकते हैं, या अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी हो सकते हैं तथा ज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी हो सकते हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ। परिवाद का आवश्यक तत्व है, क्या है आवश्यक तत्व? ऑप्शन नंबर ए, गलत कार्य होने का भी कथन। ऑप्शन बी, अधिकार का हनन का भी कथन। ऑप्शन सी, किसी शारीरिक चोट का भी कथन। ऑप्शन डी, किसी अपराध के कारित होने का भी कथन जिस पर कार्रवाई अपेक्षित है। ओके, मैं आपको बता दूं परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व क्या है। ओके, तो परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व यह है कि किसी अपराध के कारित होने या अभिकथन जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है, जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है वह परिवाद के अंतर्गत आ जाता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं परिवाद बताया गया सीआरपीसी सेक्शन 2D में मैंने आपको बताया है दिया, यह लिखित हो सकता है साथ ही साथ मौखिक हो सकता है तथा परिवाद करने का उद्देश्य होता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस पर कार्रवाई किया जा सके। परिवाद ज्ञात और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी हो सकता है। परिवाद में संज्ञेय तथा असंज्ञेय मामले के खिलाफ परिवाद होता है, जबकि एफआईआर केवल संज्ञेय मामले में होता है। परंतु यदि किसी कारणवश असंज्ञेय मामले में एफआईआर कर लिया गया हो तो उस स्थिति में क्या होता है, वह एफआईआर परिवाद समझा जाएगा, परिवाद अर्थात कंप्लेंट समझा जाएगा तथा जो पुलिस अधिकारी ने वो एफआईआर दर्ज किया जाएगा उसे परिवादी समझा जाएगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परिवाद होनी चाहिए। मैं अभी आपको बताया सीआरपीसी के अकॉर्डिंग परिवाद कैसा होना चाहिए, या लिखित रूप में होना चाहिए या फिर मौखिक होना चाहिए, या फिर लिखित या मौखिक दोनों हो चलेगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं अभी आपको बतलाया था सीआरपीसी के अधीन परिवाद क्या है, लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है, अर्थात रिटेन तथा ओरल दोनों तौर पर क्या हो सकता है, कंप्लेन अर्थात परिवाद दर्ज किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी की परिवाद लिखित या मौखिक दोनों रूप में किया जा सकता है। ओके, तो परिवाद की डिफिनेशन कहाँ दिया गया है, मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। परिवाद की डिफिनेशन आपको बताया गया सीआरपी सेक्शन 2D में, जबकि जमानती तथा अजमानती अपराध की परिभाषा बताया गया है 2A में, आरोप 2B में बताया गया है, असंज्ञेय अपराध 2C में बताया गया तथा परिवाद 2D में बताया गया। ओके, तथा 2D के एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया, 2D के एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि पुलिस असंज्ञेय अपराध पर पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवादी समझा जाएगा तथा पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा यह रिपोर्ट की गई है उसे परिवादी समझी जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीआरपीसी सेक्शन 2D में परिभाषित परिवाद निम्न कैसे अपराध से संबंधित है। अर्थात सीआरपीसी सेक्शन 2D में जो परिवाद बताया गया उसमें कैसे अपराध के खिलाफ परिवाद किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए केवल संज्ञेय अपराध से संबंधित है, या फिर ऑप्शन बी केवल असंज्ञेय अपराध से संबंधित है, या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, तथा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं अभी आपको बताया था कि सीआरपीसी सेक्शन 2D में जो परिवाद बताया गया है इसके अंतर्गत कौन कौन से अपराध आते हैं। ओके,
तो कौन कौन से अपराध आते हैं, आपको पता भी हो गया होगा, बताइए बताइए। तो इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कौन कौन से अपराध आते हैं। तो इसके अंतर्गत संज्ञेय अपराध तथा असंज्ञेय दोनों प्रकार के अपराध आ जाते हैं। ओके, अर्थात परिवाद किया जाता है तो यह आवश्यक नहीं है कि केवल संज्ञेय अपराध के खिलाफ किया जाता हो, या फिर यह भी आवश्यक नहीं केवल असंज्ञेय अपराध के खिलाफ किया जाता हो। ओके, अर्थात परिवाद संज्ञेय तथा असंज्ञेय दोनों प्रकार के अपराध हो उसके खिलाफ परिवाद किया जा सकता है, परंतु जबकि FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होता है उसमें केवल संज्ञेय मामले में ही FIR किया जाता है, जबकि कंप्लेन परिवाद संज्ञेय तथा असंज्ञेय दोनों प्रकार के अपराध के खिलाफ किया जा सकता है। ओके, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CRPC के अंतर्गत जांच की जाती है। ओके, तो जांच की जाती है, तो मैं आपको बता दूं, जांच से पहले मैं बता देता हूँ। जांच अर्थात इंक्वायरी CRPC सेक्शन 2G में बताया गया है इंक्वायरी। ओके, 2G में इंक्वायरी बताया गया है। तो इंक्वायरी हो गया आपको, यह न्यायिक प्रक्रिया है, समझ गए, यह गैर न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया करने से तात्पर्य है यह मजिस्ट्रेट या फिर न्यायालय के द्वारा किया जाता है। जांच मजिस्ट्रेट या फिर यह न्यायालय के द्वारा किया जाता है, इसी कारण इसे न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न ऐसे प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। ओके, तो वह जांच कहलाता है। ओके, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का, दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर जांच की जाती है, जांच किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, फिर ऑप्शन बी पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाती है, या फिर ऑप्शन सी सत्र न्यायालय द्वारा की जाती है, या फिर ऑप्शन डी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया था जांच, जांच क्या होता है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय दोनों के द्वारा की जा सकती है। ओके, इसीलिए इसे न्यायिक प्रक्रिया भी कहते हैं। जांच बताया गया CRPC सेक्शन 2G में जांच को बताया गया। ओके, देखिए एक साथ इतना क्वेश्चन कवर कर लिया गया। कम समय में ज़्यादा पढ़ने का तरीका यही है कि एक साथ बहुत से क्वेश्चन को कवर किया जाए। ओके, तो CRPC के अंतर्गत जांच क्या हो गया, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाई को जांच कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है? ओके, अभी आपको बताया गया था, तो अभी क्या बताया गया था, अभी यह बताया गया था कि जांच होता है वो न्यायिक प्रक्रिया है। आखिर वह जांच न्यायिक प्रक्रिया किस लिए है? जांच न्यायिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जाता है, इसीलिए जांच क्या हो जाता है, यह न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए अन्वेषण अर्थात इन्वेस्टिगेशन, या फिर ऑप्शन बी जांच एवं अन्वेषण, ऑप्शन सी जांच एवं विचारण, तो ऑप्शन डी विचारण एवं अन्वेषण। मैं आपको बतला दूं, क्या बतला दूं, जांच तो आपको स्पष्ट हो गया हुआ है, जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा ही किया जाता है, इसलिए इसे न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। तथा विचारण अर्थात ट्रायल, ट्रायल आपको विचारण पता होगा या कहाँ पर किया जाता है, तो कोर्ट में किया जाता है। तो कोर्ट में कौन करता है, पुलिस अधिकारी तो विचारण करता नहीं है, तो न्यायिक अधिकारी द्वारा ही, मजिस्ट्रेट द्वारा, सिविल जज द्वारा जो होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, जांच, सॉरी उनके द्वारा विचारण किया जाता है। ओके, इसीलिए पूछा जा रहा है न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया कौन कौन सा आ जाता है, जांच तथा विचारण। ओके, न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन अर्थात अन्वेषण यह गैर न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि यह क्या होता है, यह पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। ओके, तथा हाँ हो गया कंप्लीट, अब क्या इसमें चाहिए इससे विशेष क्या चाहते हैं? ओके, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है, तो जांच एवं विचारण यह क्या होती है, न्यायिक प्रक्रिया होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में इससे ज्यादा क्या हो सकता है, किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है, किसी अपराध का अन्वेषण अर्थात इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, अन्वेषण अर्थात इन्वेस्टिगेशन बताया गया है, कहाँ बताया गया है, तो CRPC सेक्शन 2 के सब क्लॉज H में बताया गया। जहाँ अन्वेषण किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य तौर पर उद्देश्य होता है कि साक्ष्य को एकत्र करना। ओके,
तो यह ओके कंप्लीट। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी तहसीलदार द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किया जाता है। ओके, मैं आपको बता दूं, किसी अपराध का अन्वेषण अर्थात इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको भी पता हो गया होगा। तो किया जाता है पुलिस अधिकारी द्वारा किसी अपराध का अन्वेषण अर्थात इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी सेक्शन 9 सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत अपराध को बताया गया? सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत अपराध को बताया गया? ओके, तो चलिए अब आप लोग अपराध तक भी आ गए। अपराध को सीआरपीसी के किस सेक्शन के अंतर्गत बताया गया? ओके, समझ में आ रहा है ना जो भी बता रहा हूँ? शायद समझ ही आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में आप बता सकते हैं, तो मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा इससे अच्छा बनाने का। ओके, तो अपराध को कहाँ बताएंगे? ओके, तो अपराध को बताने से पहले मैं थोड़ा बतला देता हूँ कहाँ पर बताया गया। अपराध बताया गया आपको सीआरपीसी सेक्शन 2 सब क्लॉज इन में बताया गया। ओके, तथा अपराध से ऐसा अपराध भी अभिप्रेत होता है जो पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत परिवाद किया जाता है, उसे भी अपराध कहा गया है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। तथा यदि आईपीसी के सेक्शन में देखा जाए तो आईपीसी किस सेक्शन में अपराध बताया गया है, तो आपको याद होना चाहिए और याद होगा भी। आईपीसी के सेक्शन 40 में अपराध को बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं अपराध कहाँ बताया गया है। अपराध सबसे परिभाषा कहाँ दिया गया है? तो धारा ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग धारा 40 में, ऑप्शन बी धारा 2N में, तो ऑप्शन सी धारा 2W में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो मैं अभी आपको बताया था अपराध कहाँ बताया गया है, तो अपराध बताया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 2N में अपराध को बताया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सम्मन मामले का अर्थ है, सम्मन मामले का क्या अर्थ है? ओके, ऑप्शन नंबर ए ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है, सम्मन मामला है, संज्ञेय मामला नहीं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, सम्मन मामला का अर्थ है ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है, ऑप्शन बी ऐसा मामला जिसमें प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी ऐसा मामला जिसके द्वारा चोरी के अपराध का विचारण किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी ऐसा मामला जिसमें विचारण के दौरान केवल सम्मन ही जारी किया जाता है। ओके, मैं आपको बतला दूं सम्मन मामला क्या है। ओके, तो सम्मन मामला जान लेने से पहले आपको पता होना चाहिए सम्मान मामला की डिफिनीशन कहाँ दिया गया, परिभाषा कहाँ बताया गया। ओके, तो सम्मान मामला का डिफिनीशन आपको सीआरपीसी सेक्शन 2 के सब क्लॉज W में बताया गया। ओके, 2 के सब क्लॉज W में क्या बताया गया? सम्मान मामला बताया गया। वही वारंट मामला देख लेते हैं। तो वारंट मामला कहाँ बताया गया है? तो वारंट मामला 2 के X सब क्लॉज X में बताया गया है। 2W में सम्मन केस हो गया तथा वारंट केस 2A में बताया गया। ओके, तो सम्मन मामला का अर्थ है, तो सम्मन मामला का क्या अर्थ है? तो सम्मन मामला का अर्थ है ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है। ओके, मुख्य तौर पर यदि डिफिनेशन क्लॉज के अकॉर्डिंग देखा जाए सीआरपीसी के सेक्शन 2 के सब क्लॉज W में, तो इसमें यही लिखा हुआ है सम्मन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। इससे तो एक क्लियर होता नहीं है सम्मन मामला क्या है। तो इससे पहले यह अभिप्रेत है या फिर यह आवश्यक है कि आपको जान लेना आवश्यक है कि वारंट मामला क्या है। तो वारंट मामला ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास का दंड से दंडनीय है, ऐसा सभी मामला वारंट मामला आ जाता है। ओके, तो इससे कंफर्म हो रहा है कि 2 वर्ष से अधिक जितना भी कारावास का मामला हो, चाहे वह आजीवन कारावास हो या फिर मृत्युदंड, ऐसे सभी मामला वारंट मामला आ जाता है। जबकि सम्मन मामला में क्या आ जाएगा? तो सम्मन मामले के हिस्से में आ जाएगा 2 वर्ष या 2 से कम का मामला क्या हो जाता है? वारंट मामला के अंतर्गत आ जाता है। ओके, कंफर्म। देखिए सम्मन मामला जो सीआरपीसी सेक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए 2W में जो सम्मन मामला बताया गया है, इसमें बताया गया है कि ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी वारंट मामला से भिन्न है। तो सबसे पहले वारंट मामला जान लेना आवश्यक है ना। तो वारंट मामला के अकॉर्डिंग यदि देख लिया जाए 2X के अकॉर्डिंग, तो इसके में यह स्पष्ट होता है कि
ऐसा मामला वारंट मामला है जो मृत्यु आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का, देखिए 2 वर्ष से अधिक का बोल रहा है, 2 वर्ष नहीं, 2 वर्ष से अधिक का मामला। ओके, इसीलिए समन मामला में 2 वर्ष या 2 से कम का मामला, जितना भी मामला आ जाता है वह समन मामला आ जाता है। वारंट मामला 2 से अधिक का जितना भी मामला, 2 से, यहाँ साल का काउंट नहीं किया जा रहा है, यहाँ सजा का काउंट किया जा रहा है। 2 से अधिक जितना भी कारावास, चाहे वह आजीवन कारावास हो या फिर मृत्यु दंड हो, सभी मामला वारंट मामला आ जाता है। जबकि समन मामला 2 वर्ष या 2 से कम वर्ष की सजा का मामला हो, वह समन मामले में काउंट हो जाता है। ओके, तो समन मामला का क्या अर्थ हो गया है? तो समन मामला का अर्थ है कि ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है। ओके, कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 2 वर्ष से, ये क्वेश्चन ज़्यादा ही लंबा हो गया, वीडियो 40 मिनट का हो गया संभावित। चलिए इसको जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध है। 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध है, मैं अभी आपको बताया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए समन मामलों से, ऑप्शन बी वारंट मामलों से। ओके, जो दंड या फिर ऐसा कारावास जो 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास, मैं अभी आपको बताया था। तो 2 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध वारंट मामला आ जाता है। जबकि सम्मान मामला का कौन सा होता है? 2 वर्ष से कम। ओके, सम्मान मामले में 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम के मामले सम्मान मामले हो जाते हैं, जबकि 2 वर्ष से अधिक के मामले वारंट मामले के अंतर्गत आ जाता है। ओके, तो चलिए, अगर यदि आप पूरा वीडियो देखे हैं जिसका मतलब आपका धैर्य बहुत ही अच्छा है। ये वीडियो कुछ जो ज़्यादा ही लंबा हो गया, अब कोशिश करूँगा अगले बार से वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही हो। तो यदि आप मेरे साथ अपना समय, बहुत ही कीमती समय मेरे साथ साझा किए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।